हेलो एवरीवन, मोस्ट वेलकम। तो आज हम पढ़ेंगे ट्वेल्थ क्लास की भूगोल का 8वां चैप्टर। ये हमारी फर्स्ट बुक आज कंप्लीट हो जाएगी। तो 8वां चैप्टर है हमारा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। इस अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में हम इसका जो कंप्लीट सिलेबस है वो सिलेबस हम कंप्लीट कवर करेंगे और ये दो भागों में हम पढ़ेंगे। तो पहला जो पार्ट है वो आज पढ़ेंगे। इसका जो नेक्स्ट पार्ट है, दूसरा भाग, जो अंतर्राष्ट्रीय जो मार्ग जो है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के मार्ग, पतन, ये अपन नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे थोड़ी देर बाद। तो अभी जो कंप्लीट सिलेबस आपको हमारे ऐप में मिल जाएगा, जहाँ पे कंप्लीट हमने नोट्स अवेलेबल करवाए हैं, वहाँ से आप ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो ये जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है इसका मतलब क्या है भाई? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का अर्थ क्या है, किसे कहेंगे हम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार? तो देखो, पहले तो व्यापार क्या होता है कि व्यापार में वस्तुओं और सेवाओं का स्वैच्छिक रूप से जो आदान प्रदान होता है वो व्यापार कहलाता है। तो अर्थ क्या होगा कि वस्तु और सेवाओं का वस्तुओं और वस्तुओं और सेवाओं का स्वैच्छिक आदान प्रदान। ठीक है, वस्तुओं और सेवाओं का स्वैच्छिक आदान प्रदान। तो ये हो गया व्यापार कि भाई कोई भी व्यक्ति अपनी स्वेच्छा से किसी वस्तु को खरीदेगा या किसी वस्तु को बेचेगा, तो ये जो स्वैच्छिक आदान प्रदान होगा ये व्यापार कहलाएगा। अब इस व्यापार के दो पक्ष होते हैं भाई। पक्ष है ना, इसके दो पक्ष होते हैं। दो पक्ष क्या होते हैं? एक व्यक्ति होगा बेचने वाला, एक तो होगा बेचने वाला, किसी भी वस्तु को बेचेगा, और दूसरा होगा उसको खरीदने वाला। तो इस तरीके से दो पक्ष हो गए, बेचने वाला और खरीदने वाला। ओके, कोई भी व्यक्ति बेचेगा, दूसरा व्यक्ति उसे खरीदेगा, दोनों स्वेच्छा से ये कार्य करेंगे, तो ये कहलाता है भाई इसका पक्ष। अब उद्देश्य क्या है कि व्यापार आखिर किया क्यों जाता है, आखिर इसका उद्देश्य क्या है? तो व्यापार का उद्देश्य होता है लाभ कमाना। कोई भी व्यक्ति लाभ कमाने के लिए वस्तु को जो है वो क्या करेगा? बेचेगा। अब एक व्यापारी होता है तो व्यापारी वस्तुओं को क्या करेगा? बेचेगा। क्यों बेचेगा? क्योंकि वो लाभ कमाना चाहता है। और कोई व्यक्ति खरीदेगा क्यों? क्योंकि उसको उपभोग करनी है उस वस्तु को, तो वो तो खरीदेगा। लेकिन बेचना, व्यापार का मुख्य उद्देश्य होता है लाभ कमाना। ठीक है, तो ये तो हमने व्यापार का अर्थ समझ लिया, व्यापार के दो पक्ष हमने समझ लिए, और व्यापार का हमने उद्देश्य समझ लिया। अब देखो, अगर हम बात करते हैं अंतरराष्ट्रीय व्यापार के इतिहास की बात करें, अब हम अंतरराष्ट्रीय व्यापार, हमारा टॉपिक ही है अंतरराष्ट्रीय व्यापार। तो शुरुआत कब हुई इसकी अंतरराष्ट्रीय व्यापार की, कहाँ से इसका पूरा इतिहास देखते हैं। तो देखो, शुरू में क्या होता था कि व्यापार जो है ना वो स्थानीय स्तर पर ही होता था, ज़्यादा दूर दराज तक नहीं होता था, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नहीं होता था। छोटे छोटे बाजारों में या घूम घूम करके लोग बेचते थे। धीरे धीरे क्या हुआ, पहले स्थानीय स्तर पर होता था, बाद में लंबी दूरी पर जो है वो व्यापार होने लगा। लोग धीरे धीरे जिज्ञासु हुए और ज़्यादा लाभ कमाने के लिए दूर दूर तक जाने लगे, और ऐसे करके लंबी लंबी दूरी का विकास हुआ। आपने नाम सुना होगा एक सिल्क रूट का, जो तकरीबन 6000 किलोमीटर लंबा एक रास्ता था, जो रोम को क्या करता था बच्चों? चीन से जोड़ता था। और इस रास्ते से विशेष करके जो सिल्क होती थी, जो रेशम होता था, उसका व्यापार किया जाता था। तो ये 6000 किलोमीटर लंबा मार्ग, जहाँ चीन की रेशम का व्यापार होता था, साथ ही साथ रोम की ऊन का व्यापार होता था, और भी कई सारी चीज़ों का व्यापार होता था। लेकिन ये एक फेमस मार्ग था, एक प्रसिद्ध रूट था, जिसे सिल्क रूट के नाम से जाना जाता था। और बाद में जब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो फिर क्या हुआ कि वहाँ पर जो है ना, फिर जो समुद्री मार्गों की खोज हुई। पहले तो ये जो है थल मार्ग से व्यापार होता था। बाद में धीरे धीरे क्या हुआ कि समुद्री मार्ग जो है और महासागरीय जो मार्ग थे वहाँ उनकी खोज हुई, और इसी के तहत फिर नई दुनिया की खोज हुई, अमेरिका की खोज हुई, भारत के नए समुद्री मार्ग की खोज हुई। यहाँ से फिर व्यापार होने लगा। अब 15वीं शताब्दी जब आती है तो 15वीं शताब्दी में एक दास व्यापार का प्रचलन बढ़ा।
अब इसमें क्या हुआ कि जो यूरोपीय जो ताकतें थी, जो एशिया में व्यापार के उद्देश्य से आई थी, इन्होंने विशेष करके अफ्रीकी लोगों को अपना दास बनाना शुरू कर दिया और इन दासों को फिर ये क्या करते थे, यहाँ से पकड़ के ले जाते थे गुलाम बना करके, और अमेरिका के जो बागान होते थे उन बागानों में वहाँ पे काम करने के लिए उनको बेच देते थे, और धीरे धीरे फिर लोगों को घरों में काम करने के लिए भी बेच देते थे। और फिर तो इनकी खुले आम जो है ना मंडियां लगती थी, जिस तरीके से मंडियों में सामान बिकता है उसी तरीके से दासों की मंडियां लगती थी, और उस खुली मंडियों में दासों का की खरीद फरोख्त तो होती थी, बेचा जाता था, उनको खरीदा जाता था। फिर धीरे धीरे बाद में और समय बढ़ता गया, आगे बढ़ता गया, और औद्योगिक क्रांति हुई। तो औद्योगिक क्रांति ने इस अंतरराष्ट्रीय व्यापार को और ज़्यादा बढ़ा दिया, क्योंकि इस उद्योगों में फिर जो बहुत बड़े पैमाने पर जो वस्तुएं बनती थी और उन वस्तुओं को फिर बेचने के लिए उन्हें मार्केट की ज़रूरत थी, तो आसपास तो बिकता नहीं था, तो दूर दराज को फिर ये बेचा जाता था। और साथ ही साथ फिर ये क्या करते थे, इनको कच्चे माल की भी आवश्यकता होती थी। जैसे अपन भारत की बात करें तो अंग्रेजों ने भारत से कच्चा माल खरीदते थे, जैसे ऊन खरीदते थे, बाकी चीज़ें खरीदते थे, यहाँ से वो जहाज़ों में भर करके इंग्लैंड ले जाते थे, वहाँ पर फैक्ट्रियों में माल को बना करके फिर वापस भारत में लाते थे, तो दोहरा लाभ कमाते थे ये। तो ऐसे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को और ज़्यादा गति मिली। ऐसा करते करते धीरे धीरे समय बढ़ता गया, और फर्स्ट वर्ल्ड वार और सेकंड वर्ल्ड वार के बाद में भाई फिर इसके लिए, क्योंकि उस समय पहले नियम नहीं था कोई, तो एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कुछ ऐसा नियम बनाने के लिए और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कुछ इसकी दरें निर्धारित करने के लिए कुछ समझौते हुए और एक संगठन की आवश्यकता महसूस हुई। तो बाद में क्या हुआ कि दूसरा जो विश्व युद्ध समाप्त हुआ 1945 में, तो 1948 में गेट की स्थापना हुई। गेट का मतलब क्या होता है, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ, सामान्य समझौता, व्यापार और शुल्क पर सामान्य समझौता। तो 1948 में इसकी फुल फॉर्म याद रखना, कई बार ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछी जा सकती है ना। आप इसको लिखेंगे जनरल, मैं चलो यहाँ पे लिख देता हूं, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ, TRADE, ट्रेड एंड टैरिफ। तो ये 1948 में समझौता हुआ और 1995 तक ये स्थिति रही। 1995 में, है ना, 1995 में फिर WTO का गठन हुआ। WTO माने वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो ये जो है विश्व व्यापार संगठन की स्थापना इसी गेट के स्थान पे की गई 1995 में। तो अभी वर्तमान में जो है ना वो WTO अस्तित्व में है। और WTO क्या करता है कि विभिन्न देशों के बीच में जो व्यापारिक मुद्दे हैं या किसी प्रकार का विवाद है तो उसका समाधान करता है। ठीक है, तो ये व्यापार को नियंत्रित करता है। और हालांकि इसमें क्या होता है कि जो ज़्यादा शक्तिशाली राष्ट्र है उनका थोड़ा सा दबदबा है इसमें WTO में। ठीक है, अब चलते हैं पुनः व्यापार के स्तर के बारे में। तो व्यापार दो स्तरों पर होता है। एक होता है अंतरराष्ट्रीय व्यापार। अंतरराष्ट्रीय व्यापार क्या होता है कि दो देशों के बीच, दो या दो से ज्यादा देशों के बीच में जो राष्ट्रीय सीमा है उनको लांघ करके जो व्यापार किया जाता है, चीजों को निर्यात या आयात जो किया जाता है विभिन्न देशों के स्तर पर, तो वो अंतरराष्ट्रीय व्यापार कहलाता है। एक होता है राष्ट्रीय व्यापार। राष्ट्रीय व्यापार में क्या होता है कि देश के भीतर ही जो व्यापार होता है वो राष्ट्रीय व्यापार कहलाता है। ठीक है, तो ये तो हो गए व्यापार के स्तर। अब क्या है आगे कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार का आधार क्या है। भाई अंतरराष्ट्रीय व्यापार क्यों किया जाता है, इसका आधार क्या है, क्या क्या चीजें हैं तो वो बातें करती है हमें अंतरराष्ट्रीय व्यापार करने के लिए। बाकी वस्तु तो हम देश में भी बेच सकते हैं या फिर वहीं से खरीद सकते हैं। तो इसका आधार क्या होता है, कुछ ऐसे पॉइंट होते हैं, जैसे कि पहला तो यह है कि राष्ट्रीय संसाधनों में अंतर। अब कुछ ऐसी चीजें हैं जो किसी राष्ट्र में नहीं पाई जाती क्योंकि वहां पे संसाधन नहीं है, और वही चीजें दूसरे देश में उपलब्ध है तो फिर वहां से हमें मंगवानी पड़ती है।
ठीक है। जैसे मान लीजिए कि कंप्यूटर से रिलेटेड जो सामान है, अब भारत में नहीं बनता, वो बाहर से हम मंगाते हैं, अमेरिका से मंगवाते हैं। आपको हमको पेट्रोलियम चाहिए तो हम सऊदी अरब और ये जो राष्ट्र है, पेट्रोलियम उत्पादक राष्ट्र है, वहाँ से मंगवाते हैं, क्योंकि भारत में नहीं है। इसी प्रकार का कि कुछ चीज़ें जो जो भारत में उपलब्ध हैं वो विदेशों में नहीं है, तो यहाँ से फिर हम वो चीज़ें वहाँ पे बेचते हैं। तो संसाधनों में अंतर की वजह से भी हमें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करना पड़ता है। फिर क्या होता है, भूवैज्ञानिक संरचनाएं, ये भी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को जो है वो आकर्षित करती है। भूवैज्ञानिक संरचनाओं में क्या होता है, जैसे कई पहाड़ हैं तो कई नदियां हैं तो कई मैदानी भाग है तो ये इस प्रकार की संरचनाएं, कई रेगिस्तान है, तो ऐसी संरचनाएं भी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को जो है वो बढ़ावा देती है। फिर क्या होता है, खनिज संसाधन। अब जैसे हमने बात करी कि पेट्रोलियम है तो भारत में कम निकलता है, दूसरे देशों में जहाँ ज़्यादा निकलता है वहाँ से हम लोग मंगवाते हैं। तो कुछ ऐसे जो प्राकृतिक संसाधन है ये किसी देश में ज़्यादा पाए जाते हैं, किसी देश में नहीं पाए जाते, तो इससे भी जो है वो क्या होता है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता है। फिर बात करें जलवायु की, तो जलवायु भी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को काफ़ी हद तक प्रभावित करती है। कुछ क्योंकि जलवायु के अनुसार चीज़ों, जो प्राकृतिक चीज़ें हैं वो अस्तित्व में रहती है, बनती है, वहाँ पे पैदा होती है। तो इसलिए जहाँ चीज़ें नहीं बनती वहाँ इस तरीके से एक दूसरे देशों को मंगाई और भेजी जाती है। जनसंख्या जो है ये भी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को प्रभावित करती है, क्योंकि अगर किस राष्ट्र की जनसंख्या ज़्यादा है तो वहाँ पर उनकी खाद्य की मांग की पूर्ति करने के लिए फिर चीज़ें हमें मंगवानी पड़ेगी। और अगर कई चीज़ें, श्रम अगर मान लो सस्ता है, क्योंकि वस्तुएं केवल नहीं है बल्कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जो है वस्तु और सेवाओं दोनों का होता है। तो अगर कहीं सस्ता श्रम उपलब्ध है तो वो सस्ता श्रम जो है वो दूसरे देश अपने काम के लिए वहाँ पे मंगवाते हैं। तो इस तरीके से चीज़ें जो है वो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देती है। और फिर कुछ सांस्कृतिक कारक भी होते हैं। सांस्कृतिक कारक का मतलब ये होता है कि किसी राष्ट्र की कुछ वहाँ की पहचान बन जाती है कुछ चीज़ें, तो उन चीज़ों का, उन वस्तुओं का, उन सेवाओं का भी व्यापार होता है। जैसे अगर बात करें चीनी मिट्टी, तो चीनी मिट्टी के जो बर्तन बनते हैं हम चाइना से मंगवाते हैं, है ना, पूरे विश्व स्तर पर भेजे जाते हैं। इसी तरीके से जैसे ईरान की कालीन की अगर बात करें तो वहाँ की कालीन फेमस है तो ये विश्व स्तर पर जाती है। तो जहाँ की जो वस्तु जो है वो प्रसिद्ध है, वो वस्तु जो है वो उसका व्यापार होता है। तो इस तरीके से संसार के विभिन्न राष्ट्र एक दूसरे के साथ मिलकर के इस व्यापार को बढ़ावा दे रहे हैं। अब बात होती है कि भाई अंतरराष्ट्रीय व्यापार अस्तित्व में क्यों आया, अंतरराष्ट्रीय व्यापार अस्तित्व में क्यों आया, क्या कारण पड़ा कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार जो है वो शुरू हुआ। तो इसका शुरू होने का कारण क्या है, इसके शुरू होने का कारण है उत्पादन में विशिष्टीकरण का परिणाम। मतलब ये है कि जो वस्तु जहां पे बहुत अच्छी गुणवत्ता के साथ उपलब्ध रहेगी और कम कीमत में उपलब्ध रहेगी, उस वस्तु की मांग बढ़ेगी। तो अब जब कंपटीशन होता है, इसमें प्रतिस्पर्धा बढ़ती है व्यापार में, तो लोग क्या करेंगे, अच्छी वस्तु खरीदेंगे और देखेंगे कि भाई सस्ती भी होनी चाहिए। तो कुछ राष्ट्रों ने, जैसे औद्योगिक क्रांति हुई, तो पहले भारत में जैसे अगर बात करें तो हाथ से बनती थी वस्तुएं, मशीन नहीं थे वहाँ पे, फैक्ट्रीज नहीं थी, तो वहाँ, और फिर यहाँ पर जो श्रम भी ज़्यादा लगता था, महंगी भी पड़ती थी। तो जैसे ही औद्योगिक क्रांति हुई, ब्रिटेन में फैक्ट्रियों में माल बहुत तेज़ गति से उत्पादन हुआ और वहाँ पर जो माल बनता था उसकी क्वालिटी अच्छी होती थी और वो सस्ता भी पड़ता था। तो वो जैसे ही यहाँ आया तो फिर वो यहाँ पे बिकने लगा, तो भारत का जो व्यापार था वो चौपट हो गया। तो इस तरीके से विशिष्टीकरण जो है, ये उत्पादन में विशिष्टीकरण के कारण जो है वो व्यापार होने लगा, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होने लगा। तो आज भी यही है कि जो वस्तु जितनी ज़्यादा उसकी क्वालिटी अच्छी होगी और कीमत कम होगी, वो वस्तु बिकेगी। तो ये व्यापार उत्पादन में विशिष्टीकरण कहलाता है। अब आगे बढ़ते हैं, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रकार। तो भाई अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जो है ना, इसके जो है वो दो प्रकार हैं। एक तो होता है द्विपार्श्विक व्यापार। ये द्विपार्श्विक व्यापार क्या होगा, दो देशों के बीच में होगा। इसमें दो देश आपस में जो है वो क्या करेंगे भाई, दो देशों के बीच होने वाला व्यापार जो है वो द्विपार्श्विक व्यापार कहलाता है। द्विपार्श्विक यानी दो पक्ष, ठीक है ना, दो राष्ट्र आपस में व्यापार करेंगे। एक होता है बहुपार्श्विक व्यापार। बहुपार्श्विक व्यापार में क्या होता है कि बहुत सारे देश, है ना, कोई एक देश अनेक देशों के साथ व्यापार करता है। तो बहुत सारे देशों के साथ व्यापार, तो इसमें जो है वो अलग अलग राष्ट्रों के साथ व्यापार होता है, ठीक है। तो ये भाई क्या कहलाता है, ये बहुपार्श्विक व्यापार कहलाता है। बहुत सारे पक्ष हो जाते हैं व्यापार के, तो ये सब मिलकर के चीजों का आदान प्रदान, वस्तुओं का आदान प्रदान, सेवाओं का आदान प्रदान करते हैं। फिर होता है इसे जो बहुपार्श्विक व्यापार है ना, या फिर द्विपार्श्विक व्यापार है, इसी में एक चीज आती है MFN।
MFN का मतलब होता है मोस्ट फेवर्ड नेशन, यानी कि उससे कोई भी राष्ट्र जो है ना वो किसी दूसरे राष्ट्र को व्यापार के उद्देश्य से अपना जो है एक बहुत एक मतलब एक दर्जा दे देता है कि भाई ये हमारा मोस्ट फेवर्ड नेशन है, तो वो उस देश के साथ में कुछ रियायतें देता है व्यापार में। जैसे भारत और पाकिस्तान ने पहले एक दूसरे को मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा दिया था कि भाई हम ये हमारा दोस्ताना देश है, हम इसके साथ अच्छा व्यापार करेंगे। फिर बाद में जब रिश्ते खराब हुए तो भारत ने भी अपना मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा पाकिस्तान से ले लिया और पाकिस्तान ने अपना मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा भारत से ले लिया। तो फिर चीज़ों के व्यापार में फिर कुछ कमी होती है फिर और प्रतिबंध लग जाते हैं। तो मोस्ट फेवर्ड नेशन जो है वो मतलब चहेता व्यापारिक देश, कोई भी देश किसी दूसरे देश को जब ये दर्जा देता है मोस्ट फेवर्ड नेशन का, तो वो कहलाता है भाई ये हमारा चहेता व्यापारिक देश है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें रहेगा अंतरराष्ट्रीय व्यापार के 3 पक्ष है भाई। अब जब कोई भी अंतरराष्ट्रीय व्यापार होता है, कोई भी अंतरराष्ट्रीय व्यापार जब किया जाता है देशों के बीच में, व्यापार मतलब वस्तु और सेवाओं का आदान प्रदान, तो उसके 3 पक्ष होते हैं। पहला तो होता है व्यापार का परिमाण। अब देखो परिमाण है, ध्यान रखना, परिणाम नहीं है। व्यापार का परिमाण, परिमाण का मतलब क्या होता है? माप होता है ना। परिमाण का मतलब होता है माप। अब माप क्या होता है? माप या फिर हम इसे कहते हैं तोल। तो देखो कि हम वस्तुओं को तो तोल सकते हैं, वस्तुओं का तो माप हो सकता है, बट सेवाओं को हम तोल नहीं सकते। तो सेवाओं का फिर क्या करें? तो उसको कैसे तोलें? तो इसमें क्या होता है कि उनकी जो कीमत होती है, उनका जो मूल्य होता है सेवाओं का, है ना भाई, कोई भी काम करने के बदले पेमेंट जो मिलता है वो उसकी कीमत हो गई। तो वस्तुओं और सेवाओं का कुल जो मूल्य होता है वो उसका परिमाण कहलाता है। ठीक है। दूसरा इसका पॉइंट होता है व्यापार का संयोजन। अब व्यापार का संयोजन से तात्पर्य क्या है कि पहले जैसे प्राथमिक रूप से जो चीजें उत्पादित होती थी उसका ज्यादा व्यापार होता था। मतलब जैसे कृषि से रिलेटेड, है ना, जो प्राथमिक स्तर पर प्राथमिक गतिविधियां हमने पढ़ी थी, तो जो प्राथमिक जो उत्पादन होता था उनका व्यापार होता था। धीरे धीरे फिर बाद में स्थिति बदली और फिर जो है ना द्वितीय क्षेत्र की जो उत्पादित वस्तुएं थी उनका व्यापार होने लगा, है ना, द्वितीय क्षेत्र आया फिर, और बाद में और स्थिति बदली और अभी क्या है, अभी सेवाओं का जो है वो व्यापार होता है। अभी सेवाओं का व्यापार जो है वो ज्यादा होता है, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देखो चाहे राष्ट्रीय स्तर पर देखो, तो ऐसे ये व्यापार का संयोजन होता है। फिर होता है व्यापार की दिशा। तो व्यापार की दिशा में भी अगर हम देखें तो पहले जो है व्यापार जो है वो अलग तरीके से होता था। धीरे धीरे इसकी दिशा बदलती गई। अब आज सारा चीज़ें जैसे ऑनलाइन हो गई, सारी चीज़ें जो है जैसे सेवाएं ऑनलाइन हो गई, वस्तुओं का व्यापार ऑनलाइन होने लगा। तो इस तरीके से स्थितियां बदलती है। अब नेक्स्ट हम देखेंगे व्यापार संतुलन। तो पहले अगर हम देखते हैं कि व्यापार संतुलन क्या होता है भाई, तो जो एक राष्ट्र वस्तुओं का निर्यात भी करता है, यानी दूसरे देशों को भेजता भी है, तो उसे मूल्य मिलता है, और कुछ चीजें दूसरे देशों से मंगवाता भी है, तो उसे क्या करना पड़ता है, उसका मूल्य चुकाना पड़ता है। तो अगर किसी राष्ट्र ने वस्तुएं ज्यादा खरीदी, मतलब ज्यादा पैसा दिया, और अगर उसने कम वस्तुएं बेची यानी उसके पास पैसा कम आया, तो ये नुकसान हो जाएगा उसका। तो ये देखा जाता है कि जो निर्यात और आयात के मूल्य में जो अंतर होता है वही क्या होता है, व्यापार का संतुलन होता है। तो अर्थ में होता है आयात और निर्यात के मूल्य का अंतर, वस्तुओं के आयात और निर्यात के मूल्य में अंतर। तो ये जो अंतर है यही व्यापार का संतुलन कहलाता है। अब ये अंतर अगर बराबर है तब तो व्यापार संतुलित है। अगर मान लीजिए निर्यात अगर ज्यादा हुआ है ना, और आयात कम हुआ है, तो वो धनात्मक संतुलन कहलाएगा। और अगर आयात अगर ज्यादा हुआ और निर्यात कम हुआ है तो फिर वो ऋणात्मक संतुलन कहलाएगा। तो इस तरीके से ये संतुलन जो है वो 2 प्रकार का होता है। ऋणात्मक का मतलब क्या होता है कि एक प्रकार से घाटा हुआ, है ना, घाटा हुआ यानी पैसे दिए ज्यादा क्योंकि वस्तु हमने आयात ज्यादा किया है। और धनात्मक में क्या होता है कि हमने आयात कम किया, हमने माल बेचा ज्यादा है लेकिन हमने कम खरीदा है, तो हम फायदे में रहे। तो ये जो है वो इसमें क्या होता है, इसमें मुनाफा होता है, ये मुनाफे वाली स्थिति है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद मुक्त व्यापार। अब क्या होता है मुक्त व्यापार में कि 2 देश या फिर कोई ऐसा संगठन, जैसे मान लीजिए आसियान है, दक्षेस है, तो ये जो संगठन है ना,
ये संगठन आपस में मिलकर के क्या करते हैं, मुक्त व्यापार को लागू कर देते हैं, या दो देश आपस में भी मुक्त व्यापार को लागू कर देते हैं। तो इसमें व्यापार से संबंधित जो बाधाएं हैं उन बाधाओं को हटाने के लिए दो देश कोई समझौता करते हैं, और उस समझौते के तहत जो है वो जो व्यापार होना है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, उस अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के जो शुल्क जितने लगते हैं उन शुल्क को क्या कर देता है, ये उस शुल्क को हटा देते हैं। जैसे मान लीजिए सीमा शुल्क, दो देशों के बीच होने वाले व्यापार में जो सीमा शुल्क लगता है वो सीमा शुल्क क्या कर देते हैं, जैसे सीमा शुल्क हटा देना। तो इससे क्या होता है कि व्यापार जो है तो बढ़ता है, चीज़ें कोई किसी दूसरे देश से किसी देश में आती है तो फिर वो सस्ती रहेगी, क्योंकि उस पर अगर टैक्स नहीं लगेगा तो चीज़ें सस्ती रहेगी तो दूसरे देश को फायदा रहेगा। क्यों? क्योंकि उसकी वस्तुएं ज़्यादा बिकेगी। नहीं तो कोई राष्ट्र अगर उस पर टैक्स लगा दिया तो वस्तुएं फिर महंगी बिकती है, और महंगी वस्तुएं लोग खरीदते नहीं है, खरीदेंगे नहीं तो फिर वो देश जो है वो उसकी चीज़ें बिकेगी नहीं तो वो घाटे में रहेगा। तो ये मुक्त व्यापार होता है, व्यापार को बढ़ावा देने के लिए आपस में ये देश जो है वो इस प्रकार की चीजें करते हैं। लेकिन इसकी थोड़ी कमियां भी है। अब मुक्त व्यापार में क्या होता है कि कोई जो विकसित राष्ट्र है, अब वो तो बड़े पैमाने पर निर्माण करेगा, और कोई विकासशील राष्ट्र है तो विकसित देश की चीजें विकासशील राष्ट्र में ज्यादा बिकेगी, तो उस देश को तो फायदा होगा, लेकिन विकासशील देश को फायदा नहीं होगा। विकासशील देश के पास अभी इतनी टेक्नोलॉजी नहीं है, उसके पास अभी इतना विशिष्टीकरण नहीं है, तो वो चीजें क्वालिटी में हल्की रहेगी तो उस देश में तो नहीं बिक पाएगी। लेकिन दोनों देश इस तरीके से समझौते के तहत ऐसी चीजें कर सकते हैं। अब बात करते हैं गेट की। तो देखो हमने देखा था कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में व्यापार के नियमों के लिए एक समझौता हुआ था 1948 में, जिसे हम गेट कहते हैं। गेट का मतलब होता है जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। अब ये जो है ना, मतलब क्या है कि व्यापार और शुल्क पर सामान्य समझौता, व्यापार और शुल्क पर सामान्य समझौता, व्यापार एवं शुल्क पर सामान्य समझौता। अब WTO गेट बना तो 1948 से लेकर के 1995 तक इस गेट ने काम किया, और बाद में फिर 1995 में, है ना, 1995 में इस गेट के स्थान पर WTO का गठन हुआ। WTO जो है ये है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। WTO है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो 1995 से भाई ये अस्तित्व में है, विश्व व्यापार संगठन। तो विभिन्न देशों के बीच में जो विवादों जैसी स्थिति बनती है तो उसका निपटारा जो है वो WTO करता है। हालांकि इसमें जो विकसित राष्ट्र है उनका दबदबा इसमें ज़्यादा है, तो कुछ विशेष रूप से तो मतलब एक इसमें जो कमजोर राष्ट्र है उनका कोई विशेष फायदा नहीं होता है, बट फिर भी कम से कम एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ऐसे संगठन बना हुआ है, चीज़ों को संचालित कर रहा है। ठीक है, अब है प्रादेशिक व्यापार। तो प्रादेशिक व्यापार में देखो क्या होता है कि जो प्रादेशिक व्यापार होता है इसमें कुछ राष्ट्र मिलकर के एक संगठन बना लेते हैं। जैसे मान लीजिए ओपेक है ना, तेल उत्पादक राष्ट्रों का संगठन। इसी तरीके से आसियान है, दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संगठन। इसी तरीके से मान लीजिए दक्षेस है ना, दक्षेस है। तो ये राष्ट्र जो है वो क्या करते हैं, मिल करके इस प्रकार का संगठन बना लेते हैं, और फिर आपस में ही, मतलब जैसे इनकी भौगोलिक स्थिति एक जैसी है तो ये लोग आपस में ही मिल करके इस प्रकार का संगठन बना करके, इनकी एक जैसी जरूरतें होती है, एक जैसी इनकी आवश्यकता होती है, एक जैसी इनकी परिस्थितियां होती है, तो ये आपस में व्यापार जो करते हैं वो प्रादेशिक व्यापार कहलाता है। ठीक है,
जो स्थानीय स्तर पर एक देश के भीतर होता है वो अंतर्राष्ट्रीय मतलब जो राष्ट्रीय व्यापार होता है। और प्रादेशिक व्यापार में हम लेंगे कि एक इस प्रकार के राष्ट्र मिलकर के एक समूह बना करके एक जैसी स्थितियों वाले राष्ट्र जब आपस में व्यापार करते हैं तो वो क्या कहलाता है, प्रादेशिक व्यापार। अभी देखो मैं आपको बता दूं कि जो कंप्लीट हमने जो चैप्टर पढ़ा है ना, इसका नोट्स जो है वो आपको हमारे ऐप में मिल जाएगा। जो बच्चे नए हैं, जो पुराने हैं उनको तो पता है, बट जो नए हैं उनको मैं बता देता हूं कि हमारा ऐप है एजुकेशन राइज। एजुकेशन राइज नाम से बच्चों अपना ऐप बना हुआ है। इस ऐप की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इस ऐप की लिंक मिलेगी। उस लिंक पे क्लिक करके जो है आप लोग इस ऐप को डाउनलोड कर लेना। वहाँ पर आपको कंप्लीट कोर्सेज भी मिल जाएंगे और साथ ही साथ पीडीएफ मिलेगी नोट्स के रूप में। वहाँ पे वीडियोस मिलेंगे, आपको क्वेश्चन आंसर्स मिलेंगे, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज मिलेगी, मॉडल पेपर्स मिलेंगे। इसके अलावा हमारा जो नंबर है, इस नंबर को नोट कर लीजिए। उस नंबर पे जो व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है उसको ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर भी हम इस पीडीएफ को शेयर कर देंगे। और उसी नंबर पे टेलीग्राम चैनल बना हुआ है तो वो भी आप ज्वाइन कर लीजिए। तो नंबर है हमारा 9079622989। इस नंबर पे आप हमें व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। अब बच्चों नेक्स्ट हमारा जो बचा है इसका अगला पार्ट, तो वो अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।